हेलो दोस्तों, दिन के हर एक सेकंड में लगभग 6000 शिप्स ओशन में होते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्गो शिप्स की। हर एक शिप से 20,000 जितने कंटेनर हर दिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाए जाते हैं। इन शिप्स को हमारे फोन के एक छोटे से चिप से लेकर बड़े से कार तक सभी के कंपोनेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है। ऐसे में हम हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को चूज करना पसंद करते हैं। लेट्स इमेजिन न्यूयॉर्क से किसी कंटेनर को लॉस एंजलिस तक ले जाना है। अगर इसके लिए साउथ अमेरिका के सदर्न पोर्शन से जाते हैं तो हमें 12,350 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन यही अगर पनामा कैनाल का यूज किया जाता है तो ये डिस्टेंस 4,970 किलोमीटर हो जाती है। पनामा कैनाल अपने आप में ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन आज के टाइम में बात हो रही है इसके हमेशा के लिए बंद हो जाने के बारे में। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस मार्वल स्ट्रक्चर की हिस्ट्री और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके वजह से इनके बंद होने की बात सामने आ रही है। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है साल 1879 में, एक ऐसा समय जब फ्रांस की इकोनॉमी काफी प्रोग्रेस कर रही थी। इसी टाइम पर फर्डिनेंड डी लेसेप्स, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर होते हैं, ये काफी फेमस होने लगते हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने ही स्वेज कैनाल का कंस्ट्रक्शन कुछ ही टाइम पहले कंप्लीट किया था। इतने बड़े स्वेज कैनाल के प्रोजेक्ट को किसी बड़े बैंक से फंडिंग नहीं मिली थी, बल्कि 25,000 छोटे इन्वेस्टर्स के फंडिंग से इसको बनाया गया था, जिसके कारण केवल फ्रांस में ही नहीं बाकी कंट्रीज में भी फर्डिनेंड एक जाने माने फेमस पर्सनैलिटी बन गए थे। फर्डिनेंड पनामा में भी एक ऐसा ही कैनाल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं द पनामा कैनाल कंपनी के साथ में। लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बस कुछ ही महीने में उन्हें ये प्रोजेक्ट फेल होता हुआ नजर आता है। दरअसल इस बार भी इन्होंने बैंक से नहीं, दुनिया के कई सारे इन्वेस्टर के पैसों से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। हजारों लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं, एक अच्छे लाइफ के एक्सपेक्टेशन में। कई से पैम्पलेट सर्कुलेट होते हैं, जैसे कि ये कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में ये डिक्लेयर करती है कि लेबर्स को खाना दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मेडिकल फैसिलिटीज भी। लेकिन रियलिटी इन सबसे बहुत ही अलग होती है। यहाँ आए सभी लोगों को कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि स्वेज कैनाल को एग्जाम्पल की तरह सोचकर पनामा में कैनाल बनाना ही फर्डिनेंड की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल स्वेज कैनाल एक फ्लैट टेरेन है, लेकिन पनामा एक हिली फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ बड़े पहाड़ हैं, रिवर्स हैं, पेड़ हैं। फर्डिनेंड का प्लान था ये पूरे लैंड को सी लेवल तक ले जाना, जैसा कि स्वेज कैनाल में किया गया था, लेकिन ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ कंस्ट्रक्शन के वक्त जैसे ही डायनामाइट से लैंड को तोड़ने की कोशिश की जाती है, वैसे ही लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में होने के कारण यहाँ अक्सर बारिश होती है और मॉस्किटोज की वजह से कई सारे बीमारियां जैसे कि मलेरिया और येलो फीवर भी फैलने लगते हैं। और इन सब का असर होता है वहाँ के लेबर्स में। हर दिन 40 से 50 लेबर्स की मौत होती है। यही वो टाइम होता है जब 1884 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है। महंगाई, फूड शॉर्टेज तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे वर्कर्स की हालत और खराब हो जाती है। इसका टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1884 के एंड में इस कंपनी के डायरेक्टर जनरल की वाइफ और बच्चे की मौत हो जाती है इस डिजीज से। फाइनली इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया गया है। प्रोजेक्ट में कई से इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था, इसलिए इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसके बाद फर्डिनेंड को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। ये प्रोजेक्ट बाय 1889 पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है यूएसए की। अपने नेवल इम्पोर्टेंस को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट भी एक कनाल कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचती है, लेकिन वो कनाल बनाना चाह रहे थे निकरागुआ लेक के थ्रू। फिलिप वेरिला, जो एक फ्रेंच इंजीनियर थे, एक वॉल्केनिक पोस्टेज स्टैम्प इशू करके ये बताते हैं कि इस लेक में वॉल्केनिक एक्टिविटी का खतरा बहुत ज्यादा है और इसलिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया जाता है और यूएसए का ध्यान अब पनामा कैनाल पर आता है। अब कोलंबियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को यूएसए के हाथ में देने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद पनामा के लोगों के साथ यूएसए कोलंबियन गवर्नमेंट पर वॉर अनाउंस कर देता है और फाइनली पनामा को इंडिपेंडेंस मिलता है कोलंबियन गवर्नमेंट से। अब क्योंकि इस रिवोल्ट में यूएसए ने हेल्प किया था, इसलिए पनामा कैनाल कंस्ट्रक्शन अब यूएसए के अंडर में आ जाता है। अब यूएसए के नए कंपनी के अंदर नए अप्रोच के साथ काम स्टार्ट होता है। यहाँ 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला ये कि लैंड का जो पोर्शन था वो सी लेवल से काफी ऊपर था, और दूसरा ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट बड़ा सा लैंड का पार्ट। और इसलिए यहाँ लॉक सिस्टम का आइडिया आता है। ये लॉक सिस्टम अपने आप में ही इंजीनियरिंग की एक मिसाल है। इस सिस्टम से ही ये पॉसिबल हो पाया कि पनामा कैनाल को सी लेवल तक नहीं, बल्कि सी लेवल को पनामा कैनाल के हाइट तक ले जाया गया है। इसके लिए सबसे पहले छोटा सा डैम बनाया जाता है, जिससे गैटून लेक का फॉर्मेशन होता है। और रही बात लेफ्ट साइड के एलिवेटेड लैंड की, तो इसके लिए कई सारे मशीन्स, रेलवेज, लेबर्स का यूज किया जाता है और फाइनली इस एलिवेटेड लैंड को गैटून लेक के लेवल पर लाया जाता है और इस तरह ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। एंट्री पॉइंट पर आने के बाद ही इन बड़े से हेवी कार्गो शिप्स को टग बोट के मदद से परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में लाया जाता है, ताकि वो लॉक गेट से इजीली पास हो सके।
जब भी कोई शिप इस कनाल के एंट्रेंस पॉइंट पर आती है तो इसको 3 अलग अलग लॉक गेट से होकर गुजरना होता है। जब पहला गेट खुलता है तो शिप इसके अंदर चला जाता है। फिर लॉक 2 वाले एरिया से वाटर को पहले लॉक में पंप किया जाता है। इसके बाद सेकेंड लॉक को ओपन किया जाता है और शिप इस लॉक में चला जाता है। फिर सेकेंड लॉक को बंद करके ये प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाता है, जिससे कि सेकेंड और थर्ड लॉक एक लेवल में आ जाते हैं। इसके बाद शिप एंटर करता है थर्ड लॉक में। थर्ड लॉक को क्लोज करके लेक गैटून से पानी इस लॉक में पंप किया जाता है और शिप को लेक के हाइट तक रेज किया जाता है। और इस तरह से इस शिप को सी लेवल से 26 मीटर के हाइट तक रेज कर दिया जाता है। अब ये शिप इजीली लेक में ट्रैवल कर सकती है। कैनाल के एंड में इस सेम प्रोसेस को रिवर्स में रिपीट करके शिप्स को सी लेवल पर वापस लाया जाता है। दोस्तों, इतना हाईली इंजीनियर मार्वल होने के बावजूद भी आज पनामा कैनाल खत्म होते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, गैटून लेक को चैग्रेज रिवर और रेनफॉल से ही पानी मिल रहा था, यानी जिस साल ठीक से बारिश नहीं होगी उस साल ये लेक का लेवल नीचे चला जाएगा, जिससे कि शिप्स को आने जाने में दिक्कत होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2019 में। कम बारिश होने के कारण पानी का लेवल इतना कम हो गया था कि शिप्स की कार्गो कैपेसिटी पर लिमिट फिक्स कर दिया गया था। पर बारिश होने के बाद वापस से इस लिमिट को हटा दिया गया था। 2019 के बाद साल 2023 में एल नीनो फेनोमेना के होने के कारण फिर से हमें ऐसा देखने को मिला। कम बारिश के कारण कई से शिप्स का पनामा कैनाल से ट्रैवल करना भी रोक दिया गया था। कई सारे शिप्स अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में वेट करते हुए लाइन में नजर आ रहे थे। 80 किलोमीटर के पनामा के डिस्टेंस को पार करने के लिए करीब 19 दिनों तक वेट करना पड़ रहा था। और इसके साथ ही कम बारिश होने के कारण आसपास के एरिया में फ्रेश वाटर की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है। केवल एक शिप को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 200 मिलियन लीटर फ्रेश वाटर को लॉक्स से पास किया जाता है। आज के टाइम में दुनिया के 2 स्ट्रेटेजिक कैनाल, पनामा और स्वेज कैनाल, उतना ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जितना कि पोस्टमैन के बजाय एक फोन से किसी को मैसेज भेजना। जब हमारे पास फोन नहीं थे तो लेटर को पोस्टमैन के थ्रू भेजे जाते थे, लेकिन फोन के होने से ये इतना कॉमन हो गया है कि हमें आज इसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं होता है। ठीक उसी तरह ये दोनों ही कैनाल हमारे टाइम को सेव करते हैं और इन पर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। आपके हाथ में जो फोन या लैपटॉप है, जो कार आप यूज कर रहे हैं, इन सभी के पार्ट्स इन्हीं शिप्स से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजा जाता है। इन कैनाल्स के डिस्टर्ब होने से न सिर्फ गुड्स के ट्रैवल टाइम इंक्रीज होंगे बल्कि इनके कॉस्ट भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।